यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी की हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, राइट। क्योंकि जो यूपीएससी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हम सभी लोग ये फेस करते हैं कि यूपीएससी में जो हम लोग जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जो सिलेबस है वो बहुत ही अनडिफाइंड है, राइट। वो सिलेबस में कोई एक तरीके से क्लैरिटी नहीं है। अब इसको दो तरीके से लेना चाहिए। एक तो ये कि यूपीएससी एक इतना बड़ा एग्जाम है कि जिसमें बहुत ज्यादा सिलेबस को बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी भी नहीं जा सकती है। अगर क्लैरिटी दी जाती है बाय द वे सिलेबस में, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि क्या क्या उसमें मेंशन किया जाएगा, यूपीएससी क्या छोड़ सकता है, क्या उसमें ले सकता है, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको तो हमें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने आज ये सेशन रखा था आज का, कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे। आई थिंक अभी सब लोग जुड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं, शायद सभी लोग को इसका लिंक नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका लाइव का लिंक आप भेज दीजिए, राइट। आप अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो भी आपके दूसरे ग्रुप्स में जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये लिंक भेज दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव में जुड़ सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम लोग अ, जुड़े हुए हैं अभी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसमें और भी लोग जुड़ें अभी, ताकि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि हम लोग फिर सेशन को स्टार्ट कर सकें, राइट। तो और भी दूसरे ग्रुप्स में इसको भेजिए, ताकि लोग इस पे और भी जुड़ें, और हम लोग सेशन को फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा आज का सेशन है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा स्ट्रेटजी के ऊपर, कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी सेक्शन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। तो इसमें क्या होगा हमारा कि सबसे ज्यादा हम इस पे सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजन है वो है कि बुक कौन सी यूज करनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे बुक सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, कोई कमी नहीं है बुक सोर्सेज की, राइट। बट हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा ये अन्याय कह लीजिए, या कह लीजिए कि सिचुएशन या समय ही कुछ ऐसा है कि जो सोर्सेज है वो अधिकतर इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होते जा रहे हैं, राइट। तो फिर अब हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं उनको लिखना भी एक काफी कठिन, काफी दुरूह काम हो गया है। मतलब अधिकतर अनुवाद के ऊपर आश्रित है लेखक। तो इसलिए बुक्स की कमी है, लेकिन फिर भी मतलब इतने टफ एनवायरनमेंट में भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ये अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग काम है, और काफी लोग इसको अच्छे से कर भी रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं सराहना भी करना चाहूंगा हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी, कि इतने सारे यूपीएससी पर आरोप भी लगते रहे कि यूपीएससी में कहीं ना कहीं बायस्डनेस हो रही है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ, कैंडिडेट्स के साथ। इसके बावजूद काफी सारे लोग अभी भी उसमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो और इसको लगातार कोशिश कर रहे हैं इस पे कि हम इसी तरीके से तैयारी करके हम इसको क्रैक कर सकते हैं इतने बड़े एग्जाम को। तो ये कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हमारे जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जो हिंदी भाषी पूरी की पूरी बेल्ट है, उसके अंदर अभी भी सिविल सेवाओं में आने का ये जज्बा है, इतने टफ एनवायरनमेंट के बाद भी, राइट। तो इसीलिए आप लोगों की सहायता करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और जो मेरा जो फ्री एजुकेशन का जो एक पूरा मिशन है, उसमें आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत ज्यादा आभारी हूँ, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम लोग स्ट्रेटजी पूरी डिस्कस करेंगे,
इसमें खास तौर पे बुक सोर्सेज के ऊपर हम लोग गौर करेंगे कि बुक सोर्सेज क्या हैं, राइट। और आप लोग लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, आपके क्या डाउट्स हैं इकोनॉमी की तैयारी करने में, आप क्या जानना चाहते हैं। तो आप ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट के थ्रू मुझे थोड़ा सा पता लगे कि आप लोगों के डाउट्स क्या हैं, आप लोगों के क्वेश्चन क्या हैं। तो वन बाय वन मैं उनको भी टेकअप करूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने डाउट्स इसमें लिखें कमेंट के थ्रू, कमेंट सेक्शन में, कि आप क्या जानना चाहते हैं इकोनॉमी सेक्शन की। बाकी मैं तो अपने तरीके से मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा ही। जो मेरा एजेंडा है, जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें पता चलनी चाहिए। यस इसे राधे राधे। शांतनु गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिव्यांशु, शिवम, संगम, अजय जी, यस अजय जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। हाँ, हमारे साथ कई दूसरे यूट्यूबर्स भी जुड़े हुए हैं, जो लोग दूसरे यूट्यूब चैनल्स अपने रन कर रहे हैं। उनमें से एक अजय जी भी हैं। तो आगे हम लोग इनका दूसरे लाइव में हम लोग जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, हम लोग परिचय भी कराएंगे आप लोगों से इनका। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इकोनॉमी का जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही फोकस्ड होनी चाहिए। यस अनु, यस। बुक नेम बता दीजिए, यस। बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है अनु ने कमेंट में। और भी लोग, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस टाइप करें कि वो क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आज के लाइव के थ्रू। वो लोग क्या जानना चाहते हैं। शिशिर सर आप, अच्छा अच्छा ठीक है, यस शिशिर, हाउ हाउ आर यू, कैसे हो आप। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल शिशिर, आप करेक्ट हुए हैं, आप लाइव में हैं। तो आप अपने सवाल भी रखिए। आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपने सवाल भी रखिए, मैं नहीं चाहूंगा। प्रिया प्रिया पूछ रही हैं कि सर क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। यस, मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी की एक स्टार्टिंग में एक इनिशियल रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप एक बार एनसीईआरटी का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है, जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक मत पढ़िए। आप जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो एक बुक है एनसीईआरटी की, उसको जरूर पढ़िए। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमी का मिल जाएगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी है वो बुक। तो वो एनसीईआरटी तो एक फंडामेंटल सोर्स बुक है ही, है ना, वो सभी को पता है। और मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि एनसीईआरटी में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का आर्थिक विकास करके एक जो बुक है, उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है। इसके बाद अब मैं आज के एजेंडा पे आता हूँ कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि यूपीएससी में इकोनॉमी वाले सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, उनके आने का ट्रेंड क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। लगभग हर साल कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा तो ये इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि इकोनॉमिक की हमारी जो तैयारी है वो करने का हमें फायदा क्या होगा, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करें, देन हम बुक सोर्सेज देखें कि कौन से बुक सोर्सेज हैं। यस, ज्योग्राफी की क्लास मंडे से मैं लूंगा। यस प्राची, अभी अभी आप इस पे इस लाइव में आप फोकस कीजिए इकोनॉमी के ऊपर, ज्योग्राफी पे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। वो तो एक रेगुलर हमारे कोर्स का एक पार्ट है ही, है ना। आज मेरा कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज मैंने ये सेशन रखा है कि वो इकोनॉमिक्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और बाकी मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मेरा ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी मेरा पीजी है, राइट। तो बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स से भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और कई बैचेस मैंने इकोनॉमिक्स के भी पढ़ाए हुए हैं, जीएस इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए मेरा उसमें भी एक एक्सपर्टीज है। तो एज एन एक्सपर्ट ही मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर ये तो अभी प्रीलिम से स्पेसिफिक है ये सेशन पूरा। और किसी दिन मैं मेंस के ऊपर फोकस्ड भी एक सेशन लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मेंस का सिलेबस है
उसके अकॉर्डिंग आप मेंस की इकोनॉमी की अभी से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जो जीएस पेपर 3 है मेंस का, राइट। तो जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी का पूरा सेक्शन है, जो पूरा सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, मैं उनको लेते हुए मेंस की भी आपको पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। देन एक बहुत ही सरप्राइज अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं आप लोगों से कि मैं बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरी एक सीरीज लाने जा रहा हूं अपने चैनल पे, जिसमें एक्सपेक्टेड जो भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी 2023 के, ठीक है, 2023 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और फिर इसके बाद मेंस का एग्जाम भी होगा, तो उसमें जो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट वीडियोज आएंगे, एनालिटिकल भी होंगे, फैक्चुअल भी होंगे, so that you can use those videos for your economics preparation for prelims as well as mains, right? Yes Piyush, good evening, good evening. तो आप सारे लोग इस लाइव में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, और ठीक ठाक लोग अभी हैं, 12-15 लोग हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड, देन देखेंगे बुक सोर्सेज, फिर सिलेबस सिंपलीफाइड मैनर में कि सिलेबस, वैसे तो यूपीएससी ने जो सिलेबस मेंशन किया है आपने देखा ही होगा कि एक पैरा में, एक लाइन में वो सिलेबस लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी का प्रीलिम्स का सिलेबस है जो, और उस सिलेबस को जब आप हर साल आने वाले क्वेश्चन से मैच करते हैं तो वो कहीं मैच नहीं होता है, राइट। अब जैसे उसमें गरीबी लिखा हुआ है, समावेशन लिखा हुआ है, इंक्लूजन, ठीक है, उन, हाँ, उन आइडियाज से, उन टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका वो जो सिलेबस लिखा हुआ है, ऐसा लगता है उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बल्कि ऐसा है नहीं, बस ये है कि हमारी समझ में थोड़ी सी, जैसे नहीं, थोड़ी सी कमी है, हम शायद सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। तो सिलेबस को हमें डिकोड करना होगा, सिलेबस को हमें थोड़ा सा डिकोड करना होगा, उसे एनालाइज करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिलेबस को सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक, वो 9-10 टॉपिक कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चंस यूपीएससी लगातार पूछता है हर साल, ठीक है। अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए तैयारी का, प्रीलिम्स का, मेंस का, ठीक है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के क्या सोर्सेज हैं, है ना, कहाँ से हम जाने कि इस साल यूपीएससी में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये हम कैसे जानें। तो ये हमारा लार्जली इन 5 पॉइंट्स पे फोकस्ड ये आज का डिस्कशन होगा, राइट। तो सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं इसकी कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस समय यूपीएससी में। पिछले कई वर्षों से जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो एक, ये जो कॉलम्स खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे, एक बार डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि 2015 से लेकर के 2022 तक, राइट, हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेंड ये है कि 10 से 15, कभी कभार 18 तक भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये एक मोटा मोटी एक एवरेज हम 15 का ले सकते हैं कि करीब करीब 15 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से आते ही आते हैं। अब सोचिए कि जिस एग्जाम में आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको 50 से 55 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं, उसमें अगर आपको एक ही सब्जेक्ट से अगर आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 15 में से अगर आप 10 सही कर लें, तो यानी कि उस टॉपिक का, उस सेक्शन का, उस सब्जेक्ट का आपने काम कर दिया, ठीक है। और अगर आप एक फोकस्ड तरीके से, वेल एक वेल मैनर्ड तरीके से अगर आप इसकी तैयारी करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो कतई मुझे डाउट नहीं है कि उन जो भी 15-18 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप 10-12 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी को आपको केवल थोड़ा सा उस पर धार देंगे, राइट। तो ट्रेंड ये है ना, जैसा कि आप फिगर में, ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि हर साल 15, 18, 14, ठीक है, 2017 में 6 ही क्वेश्चन आए थे। तो ये तो एक यूपीएससी में ट्रेंड एक रहता है कि कभी कभार किसी सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी सेक्शन से। लेकिन अब पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी लगभग सारे ही टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज दे रहा है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, राइट। खासतौर पे इकोनॉमिक्स जैसा डायनेमिक सब्जेक्ट
जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, उसमें तो कतई आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि इसमें कभी 10 से नीचे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा 10 से ऊपर ही आएंगे क्वेश्चन, और हर साल लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। 2017 के बाद से आप देखेंगे लगभग इंक्रीजिंग ग्राफ है ना। इधर 21 और 22 में भी 14 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो हाय संदीप, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने एक तो ट्रेंड देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि बुक सोर्सेज क्या हैं। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मुझे पता है बहुत सारे बुक सोर्सेज हैं, ठीक है। कुछ लोग रमेश सिंह पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक। और बहुत सारे, उमा कपिला है, रमेश सिंह है, मिश्रापुरी है, दत्त सुंदरम है, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी बोलूंगा कि जैसे संजीव वर्मा की बुक है। संजीव वर्मा की बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये अच्छी बात है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी एक क्रिस्प और एक कॉन्सेप्चुअल और अच्छी, मतलब बेहतरीन बुक अगर कोई पढ़ना चाहे, तो संजीव वर्मा मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत अच्छी बुक है। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में अवेलेबल है, दोनों में, दोनों भाषाओं में है। तो सबसे पहली बुक जो आप पढ़िए, ठीक है, वो पढ़िए संजीव वर्मा, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगे कि मैं एक किताब और पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप दूसरी किताब भारतीय अर्थव्यवस्था सिद्धांत, नीतियां एवं विकास, श्री राम श्रीरंगम की बुक है। और ये दोनों ही बुक आपको अमेजोन में मिल जाएंगी, ऑनलाइन ऑनलाइन में, बल्कि इनमें काफी डिस्काउंट है। मैं बता रहा हूँ कि शायद ये जो दूसरी वाली बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, मैं अभी चेक कर रहा था कि ये 200 रुपए के अंदर ही मिल रही है, मतलब इसमें भारी डिस्काउंट है। इसको 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था सिद्धांत, नीतियां एवं विकास। श्री राम श्रीरंगम है, और भी एक मनीष और एक और राइटर है। तो आप इसको उस पर सर्च कर लीजिएगा अमेजोन में। तो ऑनलाइन खरीदिएगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी, थोड़ा डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। बाकी नहीं है कहीं पर अवेलेबिलिटी ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन ले लीजिए। लेकिन ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं और किसी भी तीसरी बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज यूपीएससी के जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक्स नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बल्कि हैं, राइट। इतनी ज्यादा मोटी बुक है, रमेश सिंह तो मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी मोटी बुक है और उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब लेखक ने कुछ ऐसा सोच के लिखा है कि शायद मतलब उसको दुनिया में कुछ छोड़ना ही नहीं है इकोनॉमी में लिखने में, ठीक है। तो उसने एक पूरा एक ग्रंथ तैयार कर दिया है। ऐसे ग्रंथ से हमें बचना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहली बात बोलूंगा कि जितने भी ग्रंथ टाइप की पुस्तकें हैं ना, उनसे आपको बचना चाहिए। उनसे अगर आप बच गए तो आपकी आधी तैयारी हो गई, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें अगर आप पढ़ने लगे, तो क्या होगा कि आपका पूरा टाइम तो पढ़ने में निकल जाएगा, आप एनालाइज क्या करोगे, आप उससे विश्लेषण कब करोगे, ठीक है। किताब ऐसी पढ़िए जो क्रिस्प हो, ठीक है। तो ये दोनों ही किताबें जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें संजीव वर्मा तो बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, और थोड़े बहुत आपको टॉपिक अगर लगेगा कि संजीव वर्मा में कवर नहीं हो रहे हैं, तो आप श्री राम श्रीरंगम वाली जो बुक है इसमें देख लीजिएगा। बस ये दो बुक सफिशियंट हैं, आप इन दो बुक को ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए इकोनॉमिक्स की, ठीक है। फिर बाकी आगे क्या क्या करना है, मैं उसकी भी स्ट्रेटजी बाकी आपको बताऊंगा। ये आज पहला वीडियो है इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से जो करंट इश्यूज हैं उनके ऊपर वीडियो, सब कुछ एक एज ए सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। ये पहला वीडियो है, अभी मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये पहला वीडियो है। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे खास तौर पे स्ट्रेटजी के ऊपर, बुक सोर्सेज के ऊपर, और सिलेबस को हम पूरा डिकोड करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से माइक्रो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हो गई हमारी, राइट। ये हमारा ट्रेंड हो गया। अब हम चलते हैं सिलेबस को सिंप्लीफाइड मैनर में हम देखते हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस है हमारा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 9 10 टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, राइट। तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो एक नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं मानता हूँ कि जैसे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है ना, मांग आपूर्ति के साथ कैसे मूल्य का, प्राइस का निर्धारण होता है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है।
जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परिभाषा, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी एक तरीके से देखा जाए तो परिभाषात्मक चीजें हैं, है ना, जिनको हमें इकोनॉमी में एज ए परिभाषा हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई अगर हमसे पूछ ले कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, या डिफ्लेशन क्या है, या रिसेशन क्या है, मंदी क्या है, तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि मंदी की इकोनॉमिक्स में क्या परिभाषा होती है, राइट। मुद्रास्फीति की इकोनॉमिक्स में क्या परिभाषा होती है, राइट। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है ना, मुद्रा नीति से आप क्या समझते हैं, आपको एक लाइन में इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। राजकोषीय नीति से क्या समझते हैं, आपको एक लाइन की इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। राजकोषीय घाटा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल मतलब जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये चीज मैं सेम यही बात ज्योग्राफी के लिए भी आपको बोलता हूँ कि ज्योग्राफी में भूगोल में भी आपको इसी तरीके से तमाम सारे कॉन्सेप्ट उनके डेफिनीशन पता होने चाहिए। तो मैं एक कॉन्सेप्ट सीरीज एक चला रहा हूँ, अभी मैंने उसमें एक दो वीडियोस डाले हैं, आप उनको जाके देखिएगा। जैसे भूकंप के ऊपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो, एक 5 मिनट का पड़ा हुआ है, आप चैनल पे जाके देखिएगा, है ना, कि भूकंप क्या है, ये क्यों आते हैं, इसका क्या होता है। भूकंप की जो आपदा प्रबंधन है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जस्ट 5 मिनट का वीडियो है, क्रिस्प मैनर में आप 5 मिनट में आप भूकंप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल में जाके देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के ऊपर जब अभी हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, तो कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल टर्म हैं जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है, तो उनमें एक सीरीज में पूरे एक एक कॉन्सेप्ट पे दो दो चार चार पांच पांच मिनट के वीडियोज आएंगे, ठीक है। उनको आप वन बाय वन देखते जाइए, चाहिए तो नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। वैसे अगर आप उसको के लिए अगर देख भी लेंगे तो आई थिंक वो सफिशियंट होगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनपे ये वीडियोस हम वन बाय वन देंगे, ठीक है। देन मनी एंड इन्फ्लेशन, मनी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, आपको मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ही सेलेक्टिव होकर के तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें जिसका कोई एंड ही नहीं है ना, जिसका कोई अंत, कोई और छोर ही नहीं। तो अगर यस सुरेंद्र, हाउ आर यू, बढ़िया हैं आप, विवेक कैसे हैं, ठीक है, शिशिर बढ़िया। तो जो भी इकोनॉमिक्स को जो भी पढ़ने वाले हैं, जिनका कभी शायद ग्रेजुएशन में पीजी में रहा भी है, वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में इतने ज्यादा पार्ट है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अलग है, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स अलग है, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, माइक्रो अलग है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को उस तरीके से पढ़ने लगेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो जो मैं बता रहा हूँ कि इन इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, बस आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर आपको इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। जो बुक मैं बता रहा हूँ उन बुक में जाइए, उन बुक में इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को ढूंढिए और उनको पढ़िए, बस आपका इतना काम है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, जानिए। चाहिए तो एक आप कोई डिक्शनरी भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी भी आती है। और वैसे तो मैं कहूंगा कि इसको आप छोड़िए, डिक्शनरी वगैरह के चक्कर मत पड़िए। इस पे जो कॉन्सेप्ट वीडियोस बहुत जल्दी आने लगेंगे मेरे चैनल में, उनको बस वन बाय वन देखते जाइएगा और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। फिर उसके अलावा आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। मनी और इन्फ्लेशन एक ये टॉपिक है, इसमें आपने देखा होगा कि हर साल लगभग मनी के ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी टॉपिक के अंदर कवर होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या कदम उठाता है, राइट। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं किसमें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके इस वाले टॉपिक के अंतर्गत, मुद्रा और मुद्रास्फीति, राइट। तो फिर एक ये आपका टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, संजीव वर्मा से पढ़िए या दूसरी बुक जो मैंने बताई उससे पढ़िए, ठीक है। तो ये आपको ये टॉपिक हो गया।
ठीक है। देन बैंकिंग, एक ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग से, राइट। तो बैंकिंग में खास तौर पे बैंक्स हो गए, बैंक्स कैसे कार्य करते हैं, कैसे लोन देते हैं, ठीक है। आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर कवर होते हैं और हर साल इससे यूपीएससी सवाल पूछता है, राइट। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, ये एक्सटर्नल सेक्टर में आता है, जो भारत का एक तरीके से जो बाह्य क्षेत्रक है, जो जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कवर करते हैं, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में का मतलब है कि इसमें हम साथ में जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको भी कवर करते हैं। तो भुगतान संतुलन से ऊपर भी हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। देन बजट और टैक्सेशन, अब बजट के अंतर्गत बहुत सारे टर्म्स हैं, जो बजट, जब बजट आता है तो आपको ध्यान देना होता है। अभी जब बजट आएगा तो एक बजट स्पेसिफिक वीडियो भी होगा, उसमें हम एक डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें बजट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उनको हम कवर करेंगे, राइट। इसके बाद बजट, इसके बाद फिर टैक्सेशन, है ना, जो कर प्रणाली है, जो करारोधन है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और एक पॉलिसी है, आपने सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, वो भी इसी बजट कर प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसके साथ साथ जो बहुत सारा कि कितना रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, बजट में आपने देखा होगा एक पाई डायग्राम बना करके हमेशा शो किया जाता है कि रुपया आता है और एक तरफ दिखाया था रुपया जाता है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के हम टैक्सेस लगाते हैं उससे रिवेन्यू कैसे आता है ना, उससे कैसे हम रिवेन्यू, यानी कि कैसे हम करों के माध्यम से अपना राजस्व हम प्राप्त करते हैं, भारत सरकार प्राप्त करती है, और फिर उस राजस्व को वो किस तरीके से बहुत सारी मदों में खर्च करती है, तो उसको दिखाया जाता है रुपया जाता है ना। जैसे ब्याज के भुगतान में एक बहुत बड़ी मद खर्च होती है, अपने रक्षा प्रतिरक्षा तंत्र में, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी मद खर्च होती है। तो कौन से वो मद हैं, वो कई बार यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि चार क्षेत्रक उसने लिख दिए कि कम होते हुए, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि किसमें रुपया सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम खर्च हुआ है, ठीक है। तो बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीजें इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कवर होती हैं, कौन कौन डायरेक्ट टैक्सेशन में कवर होता है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के, राइट। तो ये पांच टॉपिक हो गए। देन इसके आगे हम देखेंगे और भी, ये चार टॉपिक और हो गए, कौन कौन से, उद्योग, कृषि, योजनाएं एवं नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। बहुत सारे यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन उद्योगों से संबंधित, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, एग्रीकल्चर भी, राइट। तो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन, योजनाएं और नीतियां, ये तो अलग से यूपीएससी ने सिलेबस में भी मेंशन कर रख के रखा है स्पेशली, कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं गरीबी को कम करने से रिलेटेड, बेरोजगारी को कम करने से हटाने से रिलेटेड, और जो बहुत सारे तमाम सारे क्षेत्रक हैं, सेक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, राइट। तो उन सारी पॉलिसीज पे भी बेस्ड हर साल योजनाएं और नीतियों वाले हिस्से से हर साल दो तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, जो डिफरेंट इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में, बहुत सारे क्षेत्रकों में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करते हैं, ठीक है। खास तौर पे जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व व्यापार संगठन, इससे इसका आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत सारे अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, राइट। बहुत सारी रिपोर्ट, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उससे भी एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।
और जो बड़े बड़े संगठन हैं जैसे WTO, IMF वगैरह, ठीक है, और ये अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करते हैं, अपने बहुत सारे इंडेक्स जारी करते हैं, तो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो ये मैंने 9 आपको टॉपिक बताए मेजर, कि जिनको आपको तैयार करना है। अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मुद्रा और मुद्रास्फीति, बैंकिंग, भुगतान संतुलन, बजट और कर प्रणाली, उद्योग, कृषि, योजनाएं एवं नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अगर आपने ये 9 टॉपिक कवर कर लिए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो भी 10-15 क्वेश्चन आए आप उनको ना कर पाए, है ना। शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो छूटेगा, और वो अगर छूटता है तो छूट जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट को आप इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस सब्जेक्ट का जो नेचर है बहुत ही डायनेमिक है, करंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ आप पढ़ रहे होंगे ना, उसमें करंट का डेवलपमेंट आपको साथ में पढ़ना होगा, राइट। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस की जरूरत होगी, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इकोनॉमिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जिस तरीके से इसमें आगे बढ़ूंगा, अभी आप देखेंगे, तो आप शायद कुछ समय के लिए भूल भी जाएंगे कि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, ठीक है। जब मैं इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ूंगा तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको टैकल करूंगा, राइट। तो इसमें अच्छा अनुभव है, मैंने करीब करीब 5-6 बैच पढ़ाए हुए हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मेंस के बैच पढ़ाए हुए हैं। तो अप्रोच हमें क्या रखना होगा इसमें, जो अप्रोच होगा हमारा वो थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, थोड़ा सा एनालिटिकल होगा, डेटा बेस्ड होगा, और रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह जो है एक तरीके से एज ए कॉन्टेक्स्ट रहेंगी, ठीक है। अभी मैंने बिल्कुल 4 पॉइंट्स में इसको समेट दिया है अप्रोच को। अब आप समझ लीजिए कि आप जिस जो भी कुछ पढ़ रहे होंगे उसमें आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है ना। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि जैसे आप कोई अखबार में कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, राइट, तो आपको उसमें से क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी है। कोई फैक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, कोई डेटा है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करना है, राइट। किसी रिपोर्ट का संदर्भ दिया हुआ है कि फला इस रिपोर्ट के अनुसार, तो आपको उसको रिपोर्ट को अंडरलाइन करना है कि यार ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, और इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है भारत के लिए या विश्व के लिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है या विश्व की अर्थव्यवस्था में आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन 4 चीजों को मतलब क्या फैक्ट है, क्या डेटा है, क्या रिपोर्ट है उस पूरी न्यूज में या उस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। और फिर आपको थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड से आपको उसको पढ़ना है कि जो न्यूज है, जो समाचार है या जो आर्टिकल है, उसका निचोड़ क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो बिटवीन द लाइंस होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो जहां पर जोर दिया जा रहा होगा उस पूरे आर्टिकल में, वही एक्चुअली क्वेश्चन वहीं से रेज होगा, और वो आर्टिकल एज ए आंसर आप यूज कर सकते हैं किसी भी, जो पर्टिकुलर वो जो आर्टिकल है उस पे जो क्वेश्चन बनेगा, आप उस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे उस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज आप तब कर पाएंगे जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का तरीका क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है एक बेरोजगारी के ऊपर एक आर्टिकल है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक आर्टिकल है बेरोजगारी के ऊपर, ठीक है। उसमें आर्टिकल में कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर दिए होंगे कि पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारी दर ये रही है, आपको उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। कोई ना कोई रिपोर्ट का मेंशन जरूर होगा, ठीक है, कि PLFS की रिपोर्ट के अनुसार, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ऐसा है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट को आपको जरूर हाईलाइट करना है या उसको अलग से अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर उसमें कुछ ना कुछ कारण जरूर लिखे होंगे, है ना। वो कारण बिखरे हुए होंगे, कभी एक कारण को बहुत एक्सप्लेन करके उसको पूरा एक पैरा लिखा होगा, कोई कारण एक लाइन में ही लिखा होगा। तो पता लगा आपने पूरे आर्टिकल को पढ़ के 5 कारण आपने अंडरलाइन कर लीजिए, आप अंडरलाइन कर लिए, या अलग से आपने बुलेट पॉइंट्स में लिख लिए कि बेरोजगारी के 5 बड़े कारण ये हैं, ठीक है। तो अब ये आपने क्या किया, आपने एनालिटिकल तरीके से उस पूरे न्यूज आर्टिकल को आपने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन को आएगा बाय द वे कि विश्व में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो आपने चूंकि एक अच्छा आर्टिकल पढ़ रखा है, उसमें से आपने 5 बुलेट पॉइंट या 5 बड़े बड़े पॉइंट आपने नोट भी कर रखे हैं कि 5 ये बड़े कारण हैं, ठीक है। आपने
उसके लिए एक सपोर्टिंग एक रिपोर्ट भी आपने नोट कर रखी है, कुछ डेटा भी नोट कर रखा है, तो अब तो आप एक बेहतरीन आंसर मेंस का भी लिख सकते हैं। ठीक है। यस वीरेंद्र, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा अप्रोच पढ़ाई का इकोनॉमिक्स का क्या होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपको अलग से ये नहीं सोचना होता है कि ये मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट। अगर आप उसको एनालिटिकल तरीके से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो वो मेंस में भी आपके काम आएगा। केवल प्रीलिम्स तो आपको क्लियर नहीं करना है, आपका लास्ट आपका मोटिव क्या है? यूपीएससी क्लियर करना है, राइट। तो यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको इसका मतलब कि मेंस के लिए पढ़ाई करनी है। प्रीलिम्स तो केवल एक जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है ना। जिस टाइम आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, जिसका नहीं होता है उसको लगता है कि प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ी चीज है, जिसका जब हो जाता है तब प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है मेंस की। ठीक है। जो लोग का प्रीलिम्स में नहीं होता है तो वो थोड़ा सा तो दुखी होते हैं, लेकिन अगले दिन से बड़े खुश नजर आते हैं मार्केट में घूमते हुए। यही आप मुखर्जी नगर में, बत्रा में आप देखेंगे, वो लोग सबसे मस्त आपको चाय वाय पीते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग तो आजाद हो गए। अब उनके ऊपर मेंस का कोई बर्डन नहीं है। और वहीं आप देखेंगे एक दिन पहले जब रिजल्ट आया था, जो लोग का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था बड़े खुश थे। अगले ही दिन वही लोग आपको सबसे एकदम संगीन हालात में बिल्कुल दिखेंगे, सब न्यूज़पेपर और सारे मैगजीन खंगालते हुए कि यार अब बहुत बड़ा एक सामने पहाड़ है मेंस का, अब उस पे कैसे चढ़ा जाए। ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत से ही आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ, आपके लिए प्रीलिम्स क्लियर करना एक समस्या ना बन जाए कहीं, कि अगले ही दिन से आपको समझ में आने लगे कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है, तो बड़ा मतलब ऊपर वाले ने बड़ा धोखा कर दिया, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेरा मेंस की मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो उस सिचुएशन से मैं आपको मतलब बचाना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपको इस अप्रोच के साथ इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर न्यूज आइटम या पर्टिकुलर आर्टिकल आप पढ़ रहे हो तो ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो या मेंस के लिए पढ़ रहे हो। आप एक्चुअली आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से उसको पढ़ना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच के ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए, कि तथ्यों को, उसमें से जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करो, एनालिसिस करो कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, ये क्या बेरोजगारी के कारणों को की का विश्लेषण कर रहा है, तो कारण जो भी 5-6 हैं उनको अलग से नोट कर लो। उसके प्रभाव क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या है, अगर उपाय भी उसने एक दो कोई बताए हो, तो इस तरीके से एनालिटिकल तरीके से आप स्टडी करोगे, डेटा को अंडरलाइन करोगे, रिपोर्ट्स को अंडरलाइन करोगे। यही 4 चीजें आपको मेंस की आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी, और प्रीलिम्स तो आपको क्लियर करा ही देंगी, इस बात की गारंटी है, राइट। तो ये है। और लोग अपना कुछ विचार व्यक्त करें, कमेंट पे लिखें, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। प्रिया ने लिखा है कि सर प्री और मेंस की तैयारी साथ करें या सेपरेट। हाँ, तो इसका जवाब आई थिंक आपको मिल गया होगा कि प्री और मेंस आपको अलग अलग नजरिए से देखना ही नहीं है इस एग्जाम को। आपको एक्चुअली जब कुछ भी पढ़ना है तो इंटीग्रेटेड तरीके से, एनालिटिकल तरीके से ही पढ़ना है, राइट। ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, किसी ने लिखा है ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू। अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अब जो कुछ भी आप पढ़िए वो न्यू एनसीईआरटी से पढ़िए, खासतौर पे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी में तो आपको डेटा से लेके हर चीज बहुत पुराना मिलेगा, ठीक है। अब उसका अप्रोच भी नहीं है वो। तो इकोनॉमिक्स की बुक स्पेशली अगर आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है तो न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। और मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके जो बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था उसका विकास, वो वाली बुक आप जरूर पढ़िए। ठीक है। तो अप्रोच हो गया हमारा। अब एक जो और ये है कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमी के जो टॉपिक्स के सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, कि एक एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो भी हैं, मतलब जैसे 2023 का एग्जाम जो भी लोग देने जा रहे हैं, उनको वो कैसे जाने कि हम कौन से टॉपिक्स पढ़ें करंट के, खासतौर पे करंट के, जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इकोनॉमी में। ठीक है। तो इसको लेकर के मेरे पास एक पूरा विजन है, एक मेरे पास मेरे दिमाग में एक पूरा आइडिया है, विजन है, कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्वेश्चंस की एक हम सीरीज लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है। तो जो भी पिछले 1 साल में जो भी इश्यूज चर्चा में आए होंगे, हाईलाइट हुए होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, इंडिया में, वर्ल्ड में, उन पे हम एक पूरी सीरीज ही लेके आएंगे,
तो टॉपिक वाइज इसमें सीरीज होगी। मतलब जैसे अब मान लीजिए कि एक दो टॉपिक डेली या एक टॉपिक डेली कवर करते हुए इसमें वीडियोज आते रहेंगे, और उन वीडियोज को आप देखते रहिएगा। और उन वीडियोज में खास बात ये रहेगी कि उससे जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा प्रीलिम्स का या मेंस का, उसको भी हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है, वीडियो के एंड में, राइट। तो इस टाइप की एक सीरीज आएगी, उस सीरीज के थ्रू आपको जो भी एक्सपेक्टेड इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे करंट से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, जो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स की के जो क्वेश्चन है, जो उसकी तैयारी का तरीका है, वो बहुत ही डायनेमिक है, राइट। तो उसमें आपको केवल स्टैटिक फंडामेंटल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ साथ ऐड करना होगा कि करंट में क्या चल रहा है, ठीक है, करंट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। अभी जो नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, जैसे कभी मुझे ध्यान आ रहा है ब्लू बॉन्ड, है ना। अभी ब्लू बॉन्ड चर्चा में है, तो ब्लू बॉन्ड क्या है, ब्लू बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी हर साल इस तरीके से करंट से रिलेट करके यूपीएससी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछता है। तो हमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करना होगा, राइट। तो आपको अभी उतना अनुभव नहीं है, तो मैं अपने अनुभव के थ्रू, मेरे साथ और भी तीन चार लोगों की टीम है जो लोग इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हैं, वो लोग टॉपिक्स को एनालाइज करके उस पे बहुत ही क्रिस्प वीडियोस और स्लाइड्स वगैरह बना करके, वो उस तरीके से हम लोग का पढ़ने का तरीका रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कवर करेंगे, ये मेरे ही यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इस माध्यम से मिलता जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको चैनल, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपके पास रिकमेंडेशन आए यूट्यूब से, तो आप उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। और मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखिए उसको स्किप मत कीजिए, उसको बढ़ा के मत देखिए, उसको पूरा एक बार ढंग से देख लीजिए। 5-10 मिनट आपको देने होते हैं, उसको भी, उसमें भी पता नहीं किस, और फिर बाद में आप ढूंढते रहते हैं, पता करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे। अरे जब आपके अंदर इतना ही पेशेंस नहीं है कि आप 5 मिनट का एक वीडियो जिसपे पूरे 8-10 लोग की टीम ने इतना समय लगा करके उसको बनाया है, ठीक है, आप उस पे अगर 5-10 मिनट अपना नहीं दे सकते हो, तो आप क्या खाक तैयारी करोगे। हाँ, आप फिर क्या उन मोटी किताबों को खाक पढ़ोगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर आप 5-10 मिनट एक वीडियो जो कि 10 किताबों और पता नहीं क्या क्या पढ़ करके एक निचोड़ के तौर पे वीडियो बनाया गया है, आप उसको 5 मिनट में नहीं देखते हो, तो आप कैसे, अब मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ कि आप कोई किताब जाके पढ़ोगे, उसके 5 पेज जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरा एक मतलब ये आप लोगों को एक सलाह ही है कि आप जो कुछ भी देखिए, कम से कम आपके पास कोई सजेशन आया हुआ है तो आप ये मत सोचिए, है ना, मुझे तो उससे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं तो आपको जो भी कुछ दे रहा हूँ निःशुल्क ही दे रहा हूँ, आपसे कोई अलग से चार्ज तो नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, तो आप उसको कम से कम, मैं कह रहा हूँ उसमें आप लाइक मत कीजिए, उस पे आप कमेंट मत कीजिए, कम से कम देख तो लीजिए उसे पूरा, है ना। जिस पर्पज से बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है, आप ही नहीं देखेंगे, आपको आया नोटिफिकेशन, आपने बस देखा आगे बढ़ा दिया, ऐसे नहीं, है ना। आप पर्टिकुलरली उस पर फोकस करते हुए उसको ढंग से देखिए। 5-10 मिनट 15 मिनट दे देंगे तो उसमें आपका कुछ चला नहीं जाएगा, पता नहीं किन किन फालतू के कामों में आप अपना पता नहीं कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं, वहां पर नहीं सोचते हैं कि बड़ा टाइम खराब हो रहा है, राइट। तो मतलब इसको आप अ, गलत तरीके से मत लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आगे बजट 2023-24 का है, ठीक है। जो 2023-24 का बजट आने वाला है, फरवरी माह में आएगा, उस पे एक लॉन्ग वीडियो होगा, हो सकता है कुछ पार्ट में हो। तो उसमें क्या है कि बजट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी टॉपिक बजट में कवर होते हैं, है ना, खासतौर पे फिस्कल पॉलिसी है, जैसे टैक्सेशन है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चंस जो बनते हैं बजट से रिलेट करके बन सकते हैं, तो उन पे हम लोग एक वीडियो, एक पूरी वीडियो की सीरीज रहेगी, उससे बजट भी कवर हो जाएगा। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का जो आएगा, बजट से एक दो दिन पहले आता है, तो उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, हर साल यूपीएससी इकोनॉमिक सर्वे से कम 3-4 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके इस पे भी वीडियो बनेंगे, इस पे भी डिस्कशन होंगे, ठीक है। और जो कुछ इंटरनेशनल और नेशनल तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, राइट। तो ये पूरा हमारा एक तरीके से ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई जो मैंने आपसे डिस्कस की,
इसके अलावा मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज की पहली वीडियो है, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी का एक डिटेल डिस्कशन किया। अभी मेरा जो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जो मैंने 9-10 टॉपिक जो आपको बताए कि इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में हमें प्रीलिम्स के लिए ये 9-10 टॉपिक पढ़ने हैं, राइट। ये जो पीछे की स्लाइड में जो मैंने डिस्कस किए थे, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो सिलेबस सिंप्लीफाइड था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मुद्रा, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, भुगतान संतुलन, तो इनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ना, माइक्रो टॉपिक्स क्या कवर होंगे इनके अंदर। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो इस पे रहेगा कि अगर मुद्रा, मुद्रास्फीति एक टॉपिक है तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर के सब टॉपिक्स क्या हैं। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वहां पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस पे बेस्ड होगा कि सिलेबस को हम और माइक्रो लेवल पे डिकोड करेंगे, ठीक है। बैंकिंग है तो बैंकिंग तो एक छोटा सा वर्ड हो गया बैंकिंग, अब इसके अंदर से 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो वो कौन से 20-50 टॉपिक हैं जो बैंकिंग के अंदर हमें अंतर्गत पढ़ने हैं, राइट। भुगतान संतुलन के अंतर्गत क्या पढ़ना है, बजट में, टैक्सेशन में क्या पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी में किससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, पिछले वर्षों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो एक तो सिलेबस को सिंप्लीफाइड मैनर में, डिटेल मैनर में डिस्कस करके एक हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो एक वो आएगा, और इसके बाद एक वीडियो की सीरीज आएगी जिसमें वन बाय वन जैसे 2022 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन, राइट, उनका एनालिसिस, फिर 2021, फिर 2020, मतलब पीछे से मतलब अभी से शुरू करके पीछे की ओर जाते हुए हर साल के क्वेश्चंस का डिस्कशन, सो दैट यू कैन बी क्लियर अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स की इनको हम डील कैसे करते हैं। जैसे भुगतान संतुलन आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जब भुगतान संतुलन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, टैकल करने का तरीका भी आप सीखेंगे, ठीक है, कि एलिमिनेशन के मेथड से या कैसे अपने नॉलेज के मेथड से आप कैसे उसके आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। क्योंकि यूपीएससी का आपको पता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने वाली तो होती है। आप डायरेक्टली तो आप आंसर को नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, जब आप अच्छे से एनालाइज करके आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और आपको नॉलेज भी होगा, तो आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो वो टेक्निक भी हम लोग सीखेंगे। तो ये इस तरीके से एक नंबर ऑफ वीडियोस की एक सीरीज होगी। तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़ना है। अगर आपने इसमें जरा भी जल्दबाजी दिखाई ना कि इकोनॉमिक्स को ऐसे वन शॉट में, और आप बाजार से कुछ भी खरीद लाए, है ना, बहुत सारे लोग हैं विजन 365 उठा लाते हैं बहुत सारा, और पूरा करकट की तरह घर पे उनके रूम पे पड़ा रहता है वो सब मटेरियल, राइट। आपको पता भी नहीं होता है कि विजन 365 आप उठा तो लाए, इकोनॉमी की हिंदी मीडियम में मिल रही है तो आप जाके ले आए या डाउनलोड कर ली, ठीक है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या पढ़ना है, आप कितना अपने दिमाग में रख पाओगे, आपको वो तरीका नहीं पता है ना। मैं बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ। आप लोगों को बुरा भी लग सकता है कि कितने बड़े बड़े संस्थाओं के मटेरियल पे सर सवाल उठा रहे हैं। मैं मटेरियल पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो संस्थाएं बहुत अच्छी हैं, वो कोचिंग बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं कि आप उनके मैटर को पढ़ पाओ, है ना। उसके लिए एक मेंटोरिंग की जरूरत होती है। केवल आपके पास मैटर हो, आप उससे नहीं पढ़ाई कर पाओगे अपनी पूरी। आपके पास वो मेंटोरशिप भी होनी चाहिए, आपके पास वो गाइडेंस भी होना चाहिए कि आपको पता तो होगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब आप तो पूरा समुंदर उठा लाए, अब उसमें से मोती चुनना है, ठीक है। पढ़ाई क्या है, समुंदर में से मोती चुनने की तरीके से है। इतना बड़ा समुद्र है, अब आपको पता नहीं है कि उसमें से क्या करना है, राइट। तो ये है, इस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं इस लाइव को यहाँ पर एंड करता हूँ, राइट।
और फिर आगे की वीडियोस की जो भी सीरीज होगी उसके आगे के, यस यस, तो आगे के वीडियोस में हम लोग इसी तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैंने बताया कि अभी हम लोग सिलेबस को सिंप्लीफाइड मैनर में पहले देखेंगे और डिकोड करेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की का डिस्कशन, उनकी उनका प्रैक्टिस करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, उन पे कॉन्सेप्ट वीडियो चैनल पे आते जाएंगे, उनको आप देखते जाएंगे। तो ये हमारा इस पे आगे बढ़ने का तरीका होगा, राइट। तो अभी इस स्ट्रीम को, लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट।